केंद्र में यक्षित को जान से मारने की योजना बना रहे थे। तेजस केंद्र में मौजूद इस भीड़ को देखकर बोला, अब क्या करें? इतने लोगों के बीच कैसे हाथ लगाए थे? विक्रांत का दिमाग तेजी से चल रहा था। उसने अब तक अंदाजा लगा लिया था कि यक्षित को वहां किस कमरे में रखा गया था। इस तरह मरीजों के कमरे में अंदर जाना सुरक्षित नहीं था, इसलिए उसने अपने पास से एक छोटा सा त्रिशूल जैसा हथियार तेजस को देते हुए कहा, तुम अंदर जाने के लिए 15वीं विद्या का प्रयोग करो, ठीक वैसे ही जैसे हमारे प्रशिक्षण महाविद्यालय में सिखाया गया है। इस हथियार से एक ही बार में यक्षित को समाप्त कर देना। ध्यान रहे, यह अंतिम अवसर है, वो बचना नहीं चाहिए, नहीं तो हम भी नहीं बचेंगे। तेजस ने हामी भरते हुए अपना सर हिलाया और विक्रांत से वो हथियार लेकर आसपास से नजरें बचाकर केंद्र के पीछे बनी एक ऊंची चढ़ाई पर किसी तेंदुए की तरह बैठ गया। तेजस एकदम दबे कदमों से धीरे धीरे पीछे की तरफ जाने लगा। इंदुमती और विक्रांत उसे ऐसा करते हुए दूर से देख रहे थे। तेजस ने तभी एक सटीक तरह से छलांग लगाई और फिर हवा में ही 2 बार कलाबाजी खाते हुए अपने शरीर को धारा रेखीय कर लिया। ये 15वीं विद्या वही विद्या थी जिसे आजकल के जादूगर बड़े करतब दिखाने में करते। धारा रेखीय शरीर हो जाने से तेजस उस खिड़की में प्रवेश कर गया जिसकी लंबाई चौड़ाई 1 स्क्वायर फीट भी नहीं थी। झट से वो खुद को समेट तेंदुए की तरह बैठ गया। अंदर पहुंचकर उसने अपनी आंखों को छोटी छोटी करके देखा कि उस खास कमरे में सिर्फ बहुत ही ज्यादा गंभीर रूप से घायल लोगों को ही इलाज के लिए रखा गया था। पूरे कमरे में बिल्कुल शांति फैली हुई थी। सिर्फ एक बर्तन में धीरे धीरे तेल की बूंदें टपकने की आवाज आ रही थी। वहां कई बिस्तर पड़े हुए थे और उन्हीं में से एक बिस्तर पर अपनी आखिरी सांसें लेता हुआ यक्षित बेहोश पड़ा था। यक्षित के बिस्तर के पास पहुंचकर उसे अपने सामने इस तरह से लेटे देखकर तेजस के चेहरे पर एक क्रूर मुस्कुराहट आ गई और मन ही मन बोला, यक्षित, मजाक मजाक में तेरा अब हमेशा के लिए दूसरी दुनिया में जाने का समय आ गया है। माफ करना, मजबूरी थी। और फिर उसने अपने जेब से उस खास हथियार को बाहर निकाल लिया। उसने अपना हाथ हवा में ऊपर उठाया और यक्षित को एक ही वार में हमेशा के लिए मौत की नींद सुलाने ही वाला था। तभी उसके बिल्कुल ठीक बगल में लेटा हुआ एक बेहोश मरीज अचानक बुरी तरह से खांसने लगा और उस कमरे की शांति बिल्कुल भंग हो गई। खांसते खांसते उस बूढ़े मरीज के मुंह से खून निकलने लगा और ऐसे बुरी तरह से खांसने पर आरोग्य केंद्र के सहायक जल्दी से भागते हुए उस कमरे की तरफ दौड़ पड़े। तेजस के पास अब बिल्कुल भी समय नहीं था। वो जल्दी से यक्षित के बिस्तर के नीचे छुप गया। अगले ही पल कुछ सहायक उस कमरे में दौड़ कर आए और जल्दी से उस मरीज की खांसी को रोकने की कोशिश करने लगे। कुछ ही पल बाद श्रीकांत और देविका भी उस कमरे में पहुंचे। उन्होंने अपनी आंखों से देखा किस बुरी तरह से खांसते हुए उस बूढ़े मरीज के मुंह से खून निकलता जा रहा था। और कुछ ही पलों बाद उस मरीज ने अपनी अंतिम सांस ली और हमेशा के लिए शांत हो गया। अपनी आंखों के सामने इस तरह से उस मरीज को तड़प तड़प कर दम तोड़ते देखकर श्रीकांत और उसकी बेटी पूरी तरह से घबरा गए थे। श्रीकांत तुरंत ही अपने बेटे यक्षित के बिस्तर के पास आए और बोले, मैं अपने बेटे को यहाँ अकेला नहीं छोड़ूंगा। मेरा बेटा अब घर पर ही रहेगा। उनका ये फैसला सुनकर आरोग्य केंद्र के आचार्य सक पका गए। ये क्या कह रहे हैं आप? केंद्र का वातावरण ही तो संजीवनी बूटी है, ऐसे नहीं ले जा सकते आप उसे। श्रीकांत हाथ जोड़कर बोले, क्षमा कीजिएगा आचार्य, केंद्र का अपमान करने की मंशा नहीं है मेरी, लेकिन यहाँ एक वयोवृद्ध ने अभी अभी अपना शरीर त्यागा है। उनके जैसी ही न जाने कितनी आत्माएं इस वक्त यहाँ मौजूद होंगी। मैं नहीं चाहता कि किसी भी मृत आत्मा का असर मेरे बेटे के ठीक होने पर पड़े। मुझे आज्ञा दीजिए। मुझे पूरा विश्वास है कि प्रभु के आशीर्वाद से यक्षित जल्दी ही इस सर्प चोट से उबर जाएगा और ठीक हो जाएगा। आचार्य को श्रीकांत की बात की में आई।
इसलिए उन्होंने इलाज की जरूरी पद्धति बताई और पूरी सावधानी बरतने को कहा। श्रीकांत ने अपने बेटे को झट से गोद में उठाया और वहां से लेकर अपने घर आ गए। वहां से उन सब के जाने के बाद तेजस गुस्से से अपने दांत पीसता रह गया। वो वहां से निकलकर विक्रांत के पास गया तो वो और ज्यादा भड़क कर उससे बोला, तुम्हें यक्षित को मारने का बस एक काम दिया गया था तेजस, तुम उसे भी ठीक से नहीं कर सके। उस यक्षित को उसके घर वाले यहाँ से ले गए हैं, अब कैसे मारेंगे उसे? ये बात सुनकर तेजस विक्रांत को शांत करने की कोशिश करते हुए बोला, चिंता मत करो भाई, मैंने यक्षित की सांसें महसूस की है कि हालत ऐसी नहीं है कि वो जीवित बच सके। आज नहीं तो कल वो हर हाल में अपने आप ही मर जाएगा। लेकिन तभी उनके साथ खड़ी इंदुमती भी बोल पड़ी, नहीं, हम ऐसा जोखिम नहीं उठा सकते। जीवित और मृत के बीच कुछ नहीं होता। यक्षित अभी जीवित है और यही सच है। ये सुनकर तेजस ने इंदुमती से पूछा, तो फिर हमें क्या करना चाहिए अब? इंदुमती किसी शातिर हत्यारे की तरह बोली, सही नजरिए से देखा जाए तो यहाँ आरोग्य केंद्र में कई लोग थे, पर उसके घर पर पिता और बहन के अलावा कोई नहीं होगा। वहां इसे समाप्त करना ज्यादा आसान होगा। बाकी सभी लोग भी इंदुमती की बात से सहमत हो गए और आज रात ही यक्षित को समाप्त करने के लिए उसके परिवार के पीछे पीछे उसके घर की तरफ निकल गए। लेकिन यक्षित की भाग्य रेखा में मृत्यु लिखी थी या जीवन, वो इन लोगों के हाथ से नहीं बल्कि किसी और दुनिया में लिखा जा रहा था। इस नियति के खेल से अनजान वो आखिरकार उसके घर तक पहुंच गए। कुछ देर के इंतजार के बाद आखिर विक्रांत बोला, अब अंदर से कोई आवाज नहीं आ रही है और दीपक भी बुझा दिए गए हैं। मुझे लगता है कि शायद वो लोग अब सो चुके होंगे। यक्षित को समाप्त करने का ये सबसे अच्छा अवसर है, लेकिन अब मुझे तुम लोगों पर बिल्कुल भी विश्वास नहीं है, इसलिए इस बार अंदर मैं जाऊंगा। इस पर तेजस बोला, लेकिन अंदर जाने के लिए बस एक ही रास्ता है, यहाँ तो कोई खुली खिड़की भी नहीं है, तुम जाओगे कैसे? विक्रांत ने बड़े आत्मविश्वास के साथ उसकी तरफ देखकर बस इतना कहा, हम साया विद्या। और फिर अगले ही पल विक्रांत बस एक साये में बदल गया। दिए की रोशनी में वो साया बनकर चुपचाप अंदर पहुंच गया। विक्रांत अब यक्षित के ठीक सामने पहुंचा था। उसे आंखें बंद किए लेटे देखकर वो मन ही मन हंसते हुए बोला, यक्षित इस बार कैसे बचेगा? गहरी नींद में सो रहा है तू, तो फिक्र मत कर, तुझे इससे भी प्यारी लंबी गहरी नींद में सुला देता हूं मैं आज। ये कहते हुए उसने अपने दोनों हाथ यक्षित की तरफ बढ़ाए और अगले ही पल उसकी मजबूत हथेलियां यक्षित के नाजुक गर्दन पर धीरे धीरे कसने लगी और यक्षित की सांस भी धीरे धीरे उखड़ने लगी। इस बार कोई भी अवसर विक्रांत चूकना नहीं चाहता था, इसलिए उसने अपनी पूरी शक्ति लगा दी और कुछ ही पलों की छटपटाहट के बाद आखिर यक्षित का शरीर ढीला पड़ गया। अब उसमें जीवन के कोई लक्षण नहीं बचे थे और उसका शरीर बिल्कुल बेजान हो चुका था। वहां से अनंत मील दूर कहीं किसी और आयाम में एक बर्फीले पर्वत पर लगभग 6 फुट लंबा एक महावीर योद्धा खड़ा था। उसके पूरे शरीर पर मजबूत चमकदार धातु का एक कवच था और हाथों में 4 फुट लंबी भारी भरकम तलवार थी। इस समय युद्ध में लगी चोट के कारण उसके माथे से खून बह रहा था। चेहरे पर उसके कठोर भाव थे। उसकी पैनी नजरें बर्फीले बीहड़ में किसी को ढूंढ रही थी। तभी उसके बिल्कुल ठीक पीछे बर्फ का वो ढेर बिना किसी आवाज के धीरे धीरे ऊंचा होता चला गया। अपने पीछे हल्की सी आहट पाकर वो योद्धा तुरंत पीछे की तरफ पलटा, पर तब तक देर हो चुकी थी। उस बर्फीले ढेर को एक झटके में तोड़कर फौरन उसके अंदर से लगभग 12 फुट ऊंचा एक मायावी राक्षस बाहर निकला और छोटे छोटे नुकीले बर्फ के टुकड़े तीर की तरह फैल गए।
पलक झपकते ही उस योद्धा के संभल पाने से पहले ही बड़ी चालाकी से उस मायावी राक्षस ने अपने हाथ में थाम 6 फुट लंबी बर्फ से बनी मायावी तलवार योद्धा के कवच के आर पार कर दी। लेकिन फिर भी उस योद्धा ने बिना हिम्मत हारे अपनी तलवार से उस राक्षस के सिर पर वार किया, जिससे वो अमर होने के कारण मरा तो नहीं लेकिन घायल होकर दूर जा गिरा। वो योद्धा बेहद घायल होने के बाद भी चुनौती देते हुए बोला, तू चाहे कितने भी धोखे से वार कर ले मायासुर, लेकिन मेरे होते हुए तू वो आयाम कभी नहीं खोल सकता। उसकी चेतावनी सुनकर मायासुर हंसते हुए बोला, और रोकेगा कौन मुझे? हाँ? तू? पिछली बार सदियों पहले तुम लोगों ने हमारे प्रभु लंकेश को धोखे से मारा था, लेकिन इस बार नहीं। इस बार मैं तुझे मारकर वो आयाम भी खोलूंगा और उसमें से अपने दूसरे साथियों को भी बुलाऊंगा, और तू सिर्फ देखता रह जाएगा। अगर हिम्मत है तो आ, रोक कर दिखा मुझे। ये कहकर वो मायासुर तलवार हाथ में लेकर आक्रमण करने की मुद्रा में आ गया। ये देखकर वो योद्धा भी अपनी जगह से उठा और तेजी से उस पर हमला करने के लिए आगे बढ़ा, लेकिन तभी उस बर्फीली जमीन में कुछ हलचल सी हुई। अगले ही पल वो जमीन फट पड़ी और उसमें से एक साथ कई बर्फीले भाले निकलकर उसके शरीर को उस कवच समेत भेदते चले गए। उस योद्धा का पूरा शरीर छलनी हो चुका था। ये देखकर उस मायासुर ने एक जोरदार ठहाका लगाया। देखा मूर्ख, जैसे हमारे प्रभु लंकेश को तुम सबने धोखे से मारा था, आज तुझे भी मैंने वैसे ही समाप्त कर दिया। खुद के प्राणों की रक्षा तो कर नहीं पाया, बड़ा आया मानवता की रक्षा करने वाला। वो योद्धा लड़खड़ा कर गिर पड़ा। उसके मुंह से खून बह रहा था, लेकिन उसने अपनी सारी शक्ति समेटकर मरते हुए अपने आखिरी शब्द कहे, मेरे शरीर को तो नष्ट कर दिया, लेकिन मेरी आत्मा को कैसे नष्ट करोगे, जिस पर स्वयं प्रभु का आशीर्वाद है। और मेरी आत्मा एक दिन वापस लौटेगी, और उसी दिन तुझ जैसे असुर और तेरे पूरे साम्राज्य का अंत भी होगा। ये वचन है मेरा। लेकिन इससे पहले कि वो कुछ और कहता, मायासुर के हाथों में थमी वो लंबी तलवार उस योद्धा के सीने के पार हो गई, और जैसे ही दूसरे आयाम में उस योद्धा ने अपने प्राण छोड़े, उसी पल इस आयाम में यक्षित का शरीर पूरी तरह से कांप उठा, जैसे उसे बिजली का कोई झटका लगा हो। विक्रांत बिल्कुल ठीक अभी अभी यक्षित को समाप्त करके वापस हटा ही था कि अचानक यक्षित की आंखें एक झटके में खुल गई। अपने सामने इस तरह यक्षित की खुली आंखें देखकर विक्रांत एकदम बुरी तरह से घबरा गया। उसकी आंखों में एक अजीब सी चिंगारी नजर आ रही थी। विक्रांत को उसे देखकर लग रहा था कि जैसे उसके सामने यक्षित न होकर कोई और लेटा हुआ हो। उसे देखकर घबराते हुए विक्रांत के मुंह से अपने आप निकला, ये कैसे हो सकता है? इसको तो मैंने अभी अभी अपने हाथों से समाप्त किया है, तो फिर ये दोबारा जीवित कैसे हो सकता है? नहीं नहीं, ये सचमुच मर चुका है। एक बार इसे अच्छी तरह से जांच लेता हूँ। मुझे ये अवसर दोबारा नहीं मिलेगा, इसलिए वापस जाने से पहले पूरी तरह से निश्चिंत होना जरूरी है कि ये मर गया है या नहीं। ये सोचते ही विक्रांत ने जैसे ही दोबारा से यक्षित की गर्दन दबाने के लिए जैसे ही अपना हाथ आगे बढ़ाया, तो झट से उसी पल यक्षित ने उसका हाथ पकड़ लिया। विक्रांत ये देखकर एकदम घबरा गया। उसने अपना हाथ छुड़ाया और जल्दी से यक्षित के घर से बाहर निकल गया। उसके चेहरे पर हवाइयां उड़ रही थी। घबराहट की वजह से वो पूरी तरह से पसीने में भीग चुका था। विक्रांत को इस हालत में देखते ही तुरंत तेजस ने पूछा, क्या हुआ विक्रांत? ये तुम्हारे चेहरे पर हवाइयां क्यों उड़ रही हैं? ऐसे घबरा रहे हो कि जैसे कोई तुमने भूत देख लिया हो। विक्रांत ने जल्दी से अपने चेहरे के पसीने को पोंछा और बिल्कुल सामान्य होकर बोला, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगा।
उसके पास ही खड़ी इंदुमती बोली। क्या मतलब? जवाब में विक्रांत ने जल्दी जल्दी से उसे सारी बात बता दी। जैसे जैसे इंदुमती उसकी बात सुनती जा रही थी, वैसे वैसे उसके चेहरे के भाव कठोर होते चले जा रहे थे। उसी भाव से वो विक्रांत से बोली, मुझे ये सब कुछ नहीं सुनना, मैं बस तुमसे पूछ रही हूँ कि वो मर गया है या नहीं। विक्रांत बोला, अरे मैंने कहा ना कि वो सचमुच मर ही गया है, मैंने अपने इन्हीं हाथों से उसे मारा है। लेकिन बस मुझे कुछ ऐसा संदेह हो रहा है कि मेरे उसे मारने के बाद उसने अपनी भयानक आंखें खोलकर मुझसे कुछ कहा था। मुझे ऐसा लगा कि जैसे मरने के बाद भी वो वापस लौट कर आ गया हो। लेकिन फिर इंदुमती को अपने सामने घूरते देखकर वो खुद को बिल्कुल सामान्य करके बोला, पर दिया बुझने से पहले एक बार भवकता तो जरूर है। शायद देह त्यागने से पहले उसकी आत्मा तड़पी थी, इसलिए उसमें अचानक इतनी शक्ति आ गई थी। लेकिन इंदुमती उसे घूरती हुई बोली, पर अब मुझे तुम्हारी बात का विश्वास नहीं है। सिर्फ तुम्हारे संदेह के कारण हम उसे इस तरह नहीं छोड़ सकते। अगर वो जीवित हुआ तो हमें बार बार उसको समाप्त करने का अवसर नहीं मिलेगा। इस बार तुम रुको, मैं अंदर जाऊंगी, मैं देखूंगी कि वो जीवित है भी या नहीं। नहीं तो मैं खुद उसे अपने हाथों से समाप्त करूंगी। ये कहकर इंदुमती ने भी अपनी आंखें बंद करके दोनों हाथ जोड़े और वायु विद्या का प्रयोग करके उस घर में प्रवेश कर गई। यक्षित वाले कमरे में लगभग अंधेरा था और बाहर आकाश में निकले हुए चांद के मध्यम प्रकाश में अंदर थोड़ा बहुत दिखाई दे रहा था। इंदुमती यक्षित के बिस्तर के पास पहुंची तो ये देखकर हैरान रह गई कि यक्षित तो अपने बिस्तर पर था ही नहीं। ये देखकर वो भी हल्की सी घबराहट के साथ मन ही मन सोचने लगी कि कहीं वो विक्रांत सच तो नहीं बोल रहा था। ऐसा सचमुच तो नहीं कि ये यक्षित मरने के बाद प्रेत बनकर फिर से जाग उठा हो। अपने ख्यालों में खोई हुई उसने जल्दी से आसपास देखा तो पूरे कमरे में कहीं भी उसे यक्षित दिखाई नहीं दिया। लेकिन तभी जैसे ही उसने कमरे की दीवार के पास देखा तो जमीन से लगभग 12 फुट ऊपर अपना बिस्तर छोड़कर यक्षित कमरे की छत से चिपका हुआ चमकदार आंखों से इंदुमती को घूर रहा था। उसे इस तरह से अपनी तरफ घूरते देखकर अचानक इंदुमती के मुंह से हल्की सी चीख निकल गई और जल्दी से बाहर भागते हुए हड़बड़ी में उसके हाथ से पास रखा पानी का घड़ा गिरकर टूट गया। ये आवाज सुनते ही तुरंत ही देविका की आंख खुल गई और उसने तुरंत आवाज लगाते हुए पूछा, कौन है? लेकिन उसे कोई जवाब नहीं मिला। फिर अचानक उसने सोचा कि कहीं उस कमरे में कोई चोर तो नहीं घुसा। वहां तो यक्षित है, कहीं कोई चोर उसे नुकसान न पहुंचा दे। ये आशंका जताते हुए देविका तुरंत उठी और भागकर यक्षित के कमरे में पहुंची। जैसे ही उसने यक्षित के बिस्तर की तरफ देखा तो यक्षित उसी तरह अपने बिस्तर पर आंखें बंद किए हुए लेटा था, लेकिन उसके कमरे में घड़ा अभी भी टूटा पड़ा हुआ था। उस आवाज को सुनकर श्रीकांत भी यक्षित के कमरे में आए और देविका से पूछा, क्या हुआ बेटी, ये आवाज कैसी थी? देविका ने जवाब दिया, पता नहीं पिताजी, मैंने भी वो आवाज सुनी तो मुझे लगा कि कोई चोर अंदर घुस आया है। ये देखिए ना, पानी का घड़ा भी टूटा हुआ है। लेकिन कमरे में आसपास किसी को भी न पाकर श्रीकांत बोले, यहाँ कोई चोर कैसे आ सकता है बेटी? इस कमरे में आने का बस एक ही दरवाजा है। यहाँ भला कोई इंसान कैसे आ सकता है? जरूर कोई बिल्ली या कोई और जानवर होगा। लेकिन देविका के मन में संदेह पैदा हो गया था। वो इतनी आसानी से जाने वाला नहीं था। इसलिए वो अपने पिताजी से बोली, पिताजी, मैं यही यक्षित के कमरे में ही सो जाती हूँ। मैं यही जमीन पर सो जाऊंगी। मैं अभी जाकर अपना बिस्तर ले आती हूँ। लेकिन जैसे ही वो वापस जाने के लिए मुड़ी तभी उसके कानों में आवाज सुनाई दी, दीदी। ये यक्षित की आवाज थी। उस आवाज को सुनते ही देविका तुरंत पलटी तो देखा यक्षित ने धीरे से अपनी आंखें खोल दी थी और उसे देखकर मंद मंद मुस्कुरा रहा था। अपने छोटे भाई को दोबारा से सामान्य देखकर देविका और श्रीकांत दोनों ही भौचक्के से रह गए थे।
अगले ही पल देविका जल्दी से दौड़कर यक्षित के गले लग गई और रोते हुए भावुक होकर बोली, देखिए पिताजी, मुझे पूरा विश्वास था कि हमारा यक्षित ठीक हो जाएगा। ये देखकर श्रीकांत भी मुस्कुराकर बोले, मैं जानता था ये हमारे विश्वास का ही फल है। प्रभु ने हमारे बेटे को फिर से जीवन दान दे दिया है। कहते हुए श्रीकांत ने भी भावुक होकर अपने दोनों हाथ जोड़ लिए। अगले दिन आरोग्य केंद्र में भीड़ दिखाई दे रही थी। बीच में यक्षित बैठा हुआ था और आयुर्वेदाचार्य प्रमुख उसकी जांच कर रहे थे। उनकी बाकी सभी सहायकों ने उन्हें घेरा हुआ था और बड़े अचरज के साथ वे उसे देख रहे थे। यक्षित बिल्कुल सामान्य हो चुका था, जबकि अभी पिछली रात को ही वो बिल्कुल ही मरने की हालत में था। एक सहायक ने तभी कहा, भला ये इतनी जल्दी कैसे ठीक हो गया? तभी आयुर्वेदाचार्य भी यक्षित की पूरी जांच करने के बाद मुस्कुराकर बोले, मैंने अच्छी तरह से जांच कर ली है। हमारे आयुर्वेद में ऐसा चमत्कार पिछले सैकड़ों सालों में नहीं हुआ कि कोई भी व्यक्ति बस सामान्य से जड़ी बूटियों के उपचार से ही मृत अवस्था से वापस आ गया हो। ये चमत्कार ही है जो आपका बेटा पुनर्जीवित हो उठा है। बस इसे थोड़ा बहुत हल्का फुल्का नियमित व्यायाम करना होगा, जिससे इसका शरीर वापस अंत जानते थे कि ये चमत्कार सिर्फ उनके प्रभु की कृपा से ही संभव हुआ था। अपने बेटे को बैलगाड़ी पर वहां से लेकर वो अपने घर की ओर निकल पड़े। रास्ते में वे अपने बेटे के सिर पर प्यार से हाथ रखकर बोले, मैं तुमसे एक बात कहना चाहता हूँ बेटा। मुझे शायद तुम्हें महाविद्यालय जाने और वो महाप्रतियोगिता जीतने का इतना जोर नहीं देना था, पर अब तुम चिंता मत करो। अब मैं तुम्हें कुछ नहीं कहूंगा। तुम अब आराम से घर पर रहो। जब तुम पूरी तरह से स्वस्थ हो जाओगे तो जैसा तुम चाहोगे वैसा ही होगा। बस तुम हमारे साथ ही रहना। लेकिन तभी कुछ दूरी पर कुछ लोग उस बैलगाड़ी पर अपनी नजर रखे हुए थे। ये लोग इंदुमती, विक्रांत और उसके साथी ही थे। तेजस ने सुझाव दिया, मैं तो कहता हूं कि ये हमारे पास फिर से एक बढ़िया अवसर है। हम लोग इस पहाड़ी से कोई भारी पत्थर खिसकाकर इस बैलगाड़ी पर गिरा देते हैं। ये लोग यहीं खाई में गिरकर मर जाएंगे। हमारे रास्ते का कांटा भी अपने आप ही साफ हो जाएगा। लेकिन विक्रांत उसे बीच में ही रोककर बोला, नहीं रुको, ये कोई हल नहीं है। पिछली बार भी तो हमने उसे खाई में धकेल दिया था, फिर भी वो बच ही गया ना। ये पहले हमें ये समझना होगा कि आखिर पिछले रात इसके साथ ऐसा क्या हुआ कि ये फिर ऐसी हालत में जिसमें कोई सालों साल तक भी नहीं उठ सकता, तो ये एक ही रात में भला कैसे ठीक हो गया? मरना तो इसे है ही, लेकिन पहले हमें ये बात जाननी होगी कि आखिर इसके साथ ऐसा कौन सा चमत्कार हुआ है। वहीं दूसरी तरफ आयुर्वेदाचार्य भी यक्षित को इस तरह से बिल्कुल स्वस्थ देखकर मन ही मन सोच रहे थे, ऐसा चमत्कार सैकड़ों वर्षों में नहीं हुआ, ये अचानक कैसे हो सकता है? काफी देर सोचने के बाद भी जब उन्हें कोई उत्तर नहीं मिला तो आखिर उन्होंने अपने कुछ सहायकों से कहा, आज आरोग्य केंद्र की जिम्मेदारी तुम लोग संभालना, मुझे कुछ आवश्यक कार्य है। और फिर वो दीपक लेकर उसी आरोग्य केंद्र के निचले तल में बने एक पुराने से पुस्तकालय में गए, जहां चिकित्सा विज्ञान की ढेरों प्राचीन किताबें रखी हुई थी। संसार के भूतकाल, वर्तमान काल और यहाँ तक कि भविष्य काल में होने वाली लगभग सभी बीमारियों का विवरण और उनका हल लिखा हुआ था। और वे उन मोटी मोटी ढेरों किताबों में से एक किताब निकालकर उसे पढ़ने लगे। उधर श्रीकांत अपने साथ यक्षित और देविका को लेकर जैसे ही घर पहुंचे तो उन्होंने देखा कि वहां पर पहले से ही दो लोग खड़े उनका इंतजार कर रहे थे। श्रीकांत उन दोनों को देखते ही पहचान गए थे। ये दोनों शक्तिशिला प्रशिक्षण महाविद्यालय के दो अधिकारी जगजीत और सागर दत्त थे। वो दोनों भी श्रीकांत को देखकर मुस्कुराए। श्रीकांत उनके पास आकर बोले, आप लोग यहाँ क्या कर रहे हैं? उनमें से जगजीत श्रीकांत से मुस्कुराते हुए बोला, हम यहाँ पर आपको ये बताने आए हैं कि आपको अब ये घर खाली करना पड़ेगा। आपके पास बस 2 दिन का समय है, फिर आपको अपने परिवार सहित यहाँ से जाना होगा।
हमेशा के लिए। ये सुनते ही श्रीकांत हैरानी और कठोरता के मिले जुले भाव से बोले, ये आप लोग क्या कह रहे हैं? ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर आप लोग ऐसा कैसे कर सकते हैं? तभी सागर दत्त उनसे बोला, ये यहाँ का नियम है श्रीमान। आशा है कि आप भी ये नियम अच्छी तरह से जानते हैं कि इस इंद्रलोक ग्राम में हर परिवार का एक बालक शक्तिशिला प्रशिक्षण महाविद्यालय में अनिवार्य रूप से प्रशिक्षण लेता है और साथ ही हर 5 वर्ष में एक बार होने वाली महाप्रतियोगिता में हिस्सा भी लेता है। फिर जगजीत आगे बढ़कर बोला, और हमें सूचना मिली है कि आपका इकलौता बेटा किसी दुर्घटना में बुरी तरह घायल होकर अब शक्तिशिला महाविद्यालय में आगे प्रशिक्षण नहीं ले सकेगा और नहीं महाप्रतियोगिता में भाग ले सकता है। इसलिए आपको यहाँ से अपने परिवार सहित जाना ही होगा। लेकिन यक्षित, जो काफी देर से उनकी बातें सुन रहा था, वो अचानक बोल पड़ा, हम लोग यहाँ से कहीं नहीं जाएंगे। ये सुनकर जगजीत हंसते हुए बोला, बच्चे, शायद तुमने ठीक से सुना नहीं। मैंने कहा ना, ये यहाँ का नियम है कि वो आगे कुछ बोल पाता उससे पहले ही यक्षित अपने हाथ के इशारे से उसे बीच में ही रोक कर बोला, मैं जानता हूँ, लेकिन हमें यहाँ से तभी निकाला जा सकता है जब मैं महाप्रतियोगिता में भाग ना लूं। लेकिन अब आप इस बात से बिल्कुल निश्चिंत रहें, मैं इस महाप्रतियोगिता में हिस्सा लूंगा। ये सुनते ही वहां मौजूद हर कोई दंग रह गया। यहाँ तक कि श्रीकांत और देविका भी यक्षित में आए इस बदलाव से बिल्कुल भौचक्के के रह गए। उन्हें लग रहा था कि जैसे इस समय उनके सामने यक्षित नहीं बल्कि कोई और ही है जो इतने आत्मविश्वास से बोल रहा है। क्या यक्षित का रहस्य सबके सामने आ जाएगा? क्या विक्रांत और इंदुमती यक्षित का सच जान पाएंगे?